दोस्तों बच्चों के लिए स्ट्रक्चर्स बनाना केमिस्ट्री के अंदर शुरू से एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज रही है। आपके एग्जामिनेशन में चाहे क्लास 11th है चाहे 12th है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं जहां आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा, कितने बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर है, इसके बारे में पूछा जाएगा। चलिए आज कुछ बातें सीखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाए। स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से अगर आप चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख सकते हैं। यहां हम आपको सीधा स्ट्रक्चर बनाना बताएंगे। देखिए शुरुआत करते हैं PCl5 के मॉलिक्यूल से। PCl5 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है इसको सीखेंगे। जब भी हमें किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला स्टेप, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लगानी है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है। और दूसरा स्टेप है आपको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर आपने शुरुआत में ये दो चीजें करेक्ट कर ली तो काफी उम्मीद है कि आप सही स्ट्रक्चर बना पाएंगे। PCl5 का हम एग्जांपल लेते हैं। PCl5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब दूसरा स्टेप है रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, then it is 3s2, then it is 3p3 और थर्ड शेल में वैकेंट डी सब शेल भी प्रेजेंट होती है। इस तरह से वैकेंट डी सब शेल को हमने वैसे ही साथ में लिख दिया एज अ सपोर्टिव, ये हमने लिख दिया। ये तो है फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन। हमें लिखना है रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है कि सेंट्रल एटम के पास उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने एटम कनेक्ट हैं। फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन कनेक्ट हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहां तो फास्फोरस के पास सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे 5 हो सकते हैं? यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर आ जाए तो PCl5 के लिए ये है फास्फोरस का रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन कि उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने एटम कनेक्ट होने हैं। इसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन को मार्क करेंगे sp3d, ये हमने मार्क कर दिया। sp3d की जनरल ज्योमेट्री बनाएंगे फास्फोरस सेंट्रल एटम। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, 3 एटम एक ही प्लेन में, 1 above 1 below। इन द प्लेन 3 एटम एक ही प्लेन में, 1 above 1 below। जो एक ही प्लेन में होते हैं इन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा जाता है। जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती है। इस बात को ध्यान रखना है। नाउ PCl5 हाइब्रिडाइजेशन होगी, रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब 5 क्लोरीन अटैच होने हैं। एक क्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा जिसे यहां कनेक्ट कर दिया, यहां बॉन्ड बनाएगा, यहां कनेक्ट, इसके साथ यहां कनेक्ट, इसके साथ यहां कनेक्ट, एक्सेट्रा। इस तरह से ये PCl5 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसका स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम PCl5 का स्ट्रक्चर बना सकते थे इस तरह से। अब सीखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 और ये है स्ट्रक्चर SF4 का स्ट्रक्चर। SF4 क्लास 11th क्लास 12th दोनों क्लासेस के बच्चे इसको बहुत अच्छे से सीखें। क्लास 12th में ये P ब्लॉक चैप्टर में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं। तो SF4 वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे हम, यानी
सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे जो sp3d आएगी, फिर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 देन 3p4, p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये सल्फर का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब लिखना है रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन, और रिक्वायर्ड में मैंने क्या बताया था, जितने एटम कनेक्ट हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सेंट्रल एटम से 4 एटम कनेक्ट हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां सिर्फ 2 हैं, 4 कैसे होंगे? इसको हमने एक्साइट किया, ये इधर आ गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को मार्क करना है sp3d, इस तरह से ये sp3d मार्क रहेगा। प्रोसीजर फॉलो करना। अब जनरल स्ट्रक्चर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का जनरल स्ट्रक्चर, जहां सेंट्रल एटम को हमने सल्फर को लिख दिया। अब बॉन्डिंग देखना जरा ध्यान से। 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन यहां इधर, 1 फ्लोरीन यहां इधर, 1 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लोन पेयर की तरह यहां पर एक्ट करेगा। इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। दिस इज F एंड सो ऑन, SF4 का स्ट्रक्चर। इसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या सीसॉ स्ट्रक्चर के नाम से भी पहचानते हैं। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक तो पिछला स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एक ये सीसॉ स्ट्रक्चर। ऐसे ही अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इस हाइब्रिडाइजेशन में ClF3। अगर हमें ClF3 का स्ट्रक्चर बनाना है, कोशिश करो इस वीडियो को यहां पॉज करके अपने आप बनाने की कोशिश करो। ना बने तो वीडियो प्ले कर लो, बन पड़ेगा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3d, सेंट्रल एटम का रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। सेंट्रल एटम कौन? क्लोरीन, और क्लोरीन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहां 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 3 फ्लोरीन कनेक्ट है, 3 एटम, 3 अनपेयर्ड, यहां से एक एक्साइट हो जाएगा, हो गए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन को मार्क करना है, यही प्रोसीजर मैंने सिखाया। हाइब्रिडाइजेशन को मार्क करने के बाद सेंट्रल एटम लिया आपने, और सेंट्रल एटम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से हमने इसका जनरल स्ट्रक्चर। 3 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन ऐसे, दूसरा फ्लोरीन इधर, तीसरा फ्लोरीन इधर, और ये दोनों के दोनों पेयर क्या हो गए? लोन पेयर, जिन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गए लोन पेयर, और इस स्ट्रक्चर को टी शेप्ड स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाएगा। तो इस तरीके से ClF3 टी शेप्ड स्ट्रक्चर कहा जाएगा, और ये भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही। अब इसमें लास्ट सीखते हैं ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 का स्ट्रक्चर। अब ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड ग्रुप नंबर 18 के अंदर आता है, और यहां पर अब हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, आखिर क्या होगा। अब सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3d सेम कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बार ऐसा होगा बच्चों को ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा, ये कोई और एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि ये नोबल गैस है, और नोबल गैस का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6। तो हम इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के हिसाब से S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में है 6 इलेक्ट्रॉन, और D सब शेल भी यहां अवेलेबल होगी, उसे जस्ट हमने यहां लिख दिया।
इस तरह से ज़ीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखा गया। अब रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम से जितने एटम अटैच हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ेगा, ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन मार्क करें, sp3d मार्क कर दी। अब जनरल स्ट्रक्चर ज़ीनॉन, इस तरह से ये जनरल स्ट्रक्चर यहां शो किया गया। नाउ 2 फ्लोरीन अटैच होने हैं, जैसे अभी पिछली हाइब्रिडाइजेशन में सिखाया, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, और ये तीनों के तीनों लोन पेयर, एक इधर एंड सो ऑन, तीनों के तीनों लोन पेयर। इस तरह से ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के केस में ये स्ट्रक्चर बन गया, जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर कहा जाएगा। तो ऐसे हमने आज किस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, इन कुछ बातों का ध्यान रखें और इसमें स्ट्रक्चर बनाएं। एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन तैयार करें। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? अभी मैंने सारे बना के दिखाए। 4, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, सीसॉ हो गया, टी शेप्ड हो गया, और ये लीनियर स्ट्रक्चर। होमवर्क में मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, जैसे SF6, XeF4, XeF6, XeOF2, XeOF4, XeO3, 7th, I3 negative, 8, BrO3 negative, 9, SO2 एंड SO3। इतने स्ट्रक्चर्स कोशिश करें आप अच्छे से बना पाए, अपने आप ट्राई करें, अपनी बुक में से हेल्प लें, अपने टीचर्स की हेल्प लें। कहीं कुछ ना मिले तो हमसे पूछें, कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, केमिस्ट्री के ये बेसिक्स हैं और इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद आप हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए फुली आर्म्ड हैं। आप चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे जेई एग्जामिनेशन हो, आप पूरी तरह से तैयार हैं और स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो उसके बेसिस पे डिफरेंट क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखते रहिए और भी आने वाले वीडियो लेक्चर्स के लिए।